टेक्निकल प्रॉब्लम है बच्चों। आगे इसमें देखना, एफएम बता रहा हूं अभी मैं। एफएम में आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर वाला लास्ट क्लास में आपको टॉपिक शुरू किया था मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। अलग अलग टाइप के 4 कैपिटल स्ट्रक्चर के मॉडल भी बताए थे आपको, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। फैक्टर्स इसको इफेक्ट करने वाले बताए थे। आज हम टॉपिक नेक्स्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, टेक्निकल टॉपिक आएगा और मॉडल आएंगे अलग अलग। तो ध्यान से आप लोगों को देखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन करके टॉपिक आपको मिल गया होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन। देखो, कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, कंपनी की जो पूंजी संरचना होती है, जिसमें कंपनी के पास, आपको पता है मैंने कल 5 प्रकार के सोर्स जैसे अलग अलग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। इक्विटी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, डिबेंचर भी, रिजर्व भी। सबको कंपनी काम में लेना चाहती है और सबकी अलग अलग कॉस्ट आती है। कंपनी ये चाहती है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम हो, अनुकूलतम हो, जहां पे उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो और शेयर होल्डर का रिटर्न अधिकतम हो, वेल्थ कंपनी की अधिकतम हो। तो उसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मॉडल बताए। किसी ने बोला कि आप इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को, किसी ने कहा दूसरे तरीके से। उन अलग अलग विद्वानों के मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किसने क्या बात बोली और किसने किस तरीके से कहा। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन, देयर इज ए थीम दैट कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंडीसिव। देयर इज ए थीम, ऐसा माना जाता है दैट कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंडीसिव टू इंक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ फर्म, कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का हो कि फर्म की वैल्यू क्या हो, बढ़े, इंक्रीज हो। बाय वैल्यूएशन भी मीन, बाय वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से हमारा यहाँ पे अर्थ है मार्केट वैल्यू जो है फर्म की इक्विटी की बढ़े। दिस कैन हैपन, और ये तभी हो सकता है इन केस वैल्यू ऑफ बोथ कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज। ओनर की कैपिटल तभी बढ़ेगी, मालिक कौन होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर, और उनका धन तभी बढ़ेगा जब कंपनी जो है उसके इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जब कंपनी के इक्विटी शेयर की अर्निंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज की हम चर्चा करेंगे। अलग अलग विद्वानों की कुछ थ्योरीज दी हुई है। उन्होंने कहा कि, कुछ ने कहा कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी हो, कुछ ने अलग तरीके से अपने हिसाब से बोला। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके की कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के अलग अलग 4 विद्वानों की थ्योरीज आप पढ़ोगे। देखो, देयर आर 4 अप्रोचेस टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को लेकर के 4 अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अप्रोच दी हुई है। थोड़ा आपको इन चीजों में लिखना भी पड़ेगा, आप लोग भी रखना क्लास में नोटबुक भी। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग बातें बोली, किसने क्या कहा वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, देखो 4 अलग अलग जो थ्योरीज पढ़ेंगे उनमें से 2 विद्वानों ने तो ये कहा, या 2 थ्योरी में तो आप लोग ये पढ़ोगे कि प्राइस, कंपनी के शेयर का जो होगा, मार्केट वैल्यू जो होगी, कंपनी की वैल्यू जो होगी, उस पे कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर का असर पड़ेगा। कुछ विद्वानों ने तो ये कहा, और कुछ ने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर आप कैसे भी रखो फर्म में, चाहे डेप्ट काम में लो, चाहे इक्विटी काम में लो, चाहे इक्विटी कम चाहे डेप्ट कम, उसका असर नहीं पड़ेगा कंपनी की कॉस्ट पे और कंपनी की अर्निंग पे, कंपनी के वैल्यू पर शेयर पे। तो उसके आधार पे अलग अलग हम 4 अप्रोच पढ़ेंगे। इनमें से 2 तो जो असर मानती है कि यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर का असर पड़ेगा, और 2 ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का असर नहीं पड़ेगा। जिनका असर पड़ता है
जो थ्योरी ये कहती है कि नहीं अपने बाजार की वैल्यू पे असर पड़ेगा, शेयर की वैल्यू पे असर पड़ेगा, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर का, उनको रिलेवेंट थ्योरी कहा जाता है। और जो ये मानती है कि नहीं बाजार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे, हमारी कंपनी की शेयर पे और वैल्यू पे फर्म की पे कोई असर नहीं पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, उन्हें बोला जाता है इररिलेवेंट थ्योरी। उन्हें क्या कहा जाएगा? इररिलेवेंट थ्योरी। जो ये मानते हैं कि बाजार पे हमारा असर नहीं पड़ेगा चाहे कैपिटल में कितनी कोई सी मात्रा काम मिले, वो तो इररिलेवेंट। और जो ये मानती है कि नहीं असर पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं? रिलेवेंट। रिलेवेंट में दो अप्रोच है, एक आएगी नेट इनकम अप्रोच, जिसको सबसे पहले आप नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। ये मानती है कि बाजार पे आपकी कंपनी के शेयर पे आपका असर पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, रिलेवेंट थ्योरी है। ये मानती है कि आप कितने इक्विटी शेयर काम में लोगे और कितना डेब्ट काम में लोगे, उसका असर पड़ेगा, एनआई अप्रोच। एक आप अप्रोच पढ़ोगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच भी मानती है कि असर पड़ेगा, आपके कंपनी के शेयर के वैल्यू पे असर पड़ेगा, आप जो इक्विटी और डेब्ट का प्रोपोर्शन रखोगे। इन चारों अप्रोच में हम सोर्स दो ही मान के चलेंगे, एक इक्विटी और एक डेब्ट। ये हमारे पास दो ही सोर्स है, तो इक्विटी और डेब्ट का असर पड़ेगा, ये दो थ्योरी तो ये कहती है। जबकि दो थ्योरी हम पढ़ेंगे जिनमें ये माना जाएगा कि असर नहीं पड़ता, जिनमें एक पढ़ोगे आप एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई। एनओआई अप्रोच जो पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ोगे कि नहीं असर नहीं पड़ेगा, आप इक्विटी या डेब्ट का कोई भी प्रोपोर्शन रखो असर नहीं पड़ेगा, एनओआई अप्रोच कहती है। इररिलेवेंट थ्योरी हो गई, वो रिलेवेंट थी और ये इररिलेवेंट हो गई। दूसरी तरफ एक और पढ़ोगे आप मोदगिलानी मिलर मॉडल, जिसको एमएम मॉडल बोलेंगे हम लोग, एमएम मॉडल। उसमें भी हम मानेंगे कि असर नहीं पड़ेगा। एमएम मॉडल जो है वो भी ये कहता है बाजार की कीमत पे या हमारे शेयर की वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा, किसका? कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर का। ये अलग अलग अप्रोच जो दी हुई है, जैसे ये अप्रोच जो आप पढ़ोगे पहले वाली डेविड ड्यूरेंट की दी हुई है। डेविड ड्यूरेंट नाम से विद्वान हुए थे, उन्होंने ये अप्रोच दी थी, डेविड ड्यूरेंट। तीसरी अप्रोच जो दी थी वो भी डेविड ड्यूरेंट की दी है, एनआई अप्रोच के अलावा। डेविड ड्यूरेंट ने रिलेवेंट थ्योरी में भी एक अप्रोच दी थी, एक इधर भी दी थी, डेविड ड्यूरेंट की ये दी हुई है। इस अप्रोच का ट्रेडिशनल का कोई राइटर मिलता नहीं है कि किसने दी थी अप्रोच। एमएम मॉडल के अंदर दो विद्वान हुए थे, मोदगिलानी एंड मिलर मॉडल बोलते हैं इसको। इन दोनों विद्वानों ने ये दी थी, इसलिए इसको एमएम मॉडल बोलते हैं। तो नेट इनकम अप्रोच एनआई, ये अपनी दी है डेविड ड्यूरेंट की। ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये पता नहीं है किस विद्वान ने दी थी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आप पढ़ोगे डेविड ड्यूरेंट की, और एमएम मॉडल आप पढ़ोगे मोदगिलानी मिलर का। हम पहले नंबर पे ये अप्रोच पढ़ेंगे, एनआई अप्रोच, जो रिलेवेंट आएगी, जो ये कहेगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का असर पड़ेगा कंपनी की फर्म की वैल्यू पर। कैसे वो आपको समझाऊंगा। फिर 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे डेविड ड्यूरेंट का ये दूसरा मॉडल, डेविड ड्यूरेंट का दूसरा एनओआई, जो ये मानता है कि नहीं असर नहीं पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर का। 3 नंबर पे आप पढ़ोगे ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ये मानता है वापस की असर पड़ेगा। और 4 नंबर पे एमएम मॉडल, ये मानता है कि नहीं असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से 4 क्रमानुसार आप लोगों को मैं ये अलग अलग मॉडल बताऊंगा। कोई सही आ रही है कि मेरी क्या प्रकार है? ब्लूटूथ नहीं लगा आवाज। सही है क्या? ऐसे से या वैसे बता दो। सही है सर।
कर दूं क्या पहली अप्रोच शुरू? नाम याद रखने हैं, एनओआई अप्रोच, पहली एनआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एनओआई अप्रोच और एमएम मॉडल, 4 नाम है। दो तो इनमें से रिलेवेंट अप्रोच या रिलेवेंट थ्योरी के हैं, दो ही इररिलेवेंट थ्योरी के। एनआई और एनओआई इन दो को हम आज लेने की कोशिश करते हैं, एनआई अप्रोच को और एनओआई अप्रोच को, इन दो को मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ी बड़ी क्लास है, इसलिए आज अकाउंट्स की क्लास में नहीं ले रहा, क्योंकि इसमें एफएम के मॉडल जो है अपने को समझने में टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं एनआई अप्रोच, रिलेवेंट थ्योरी। एनआई अप्रोच डेविड ड्यूरेंट की दी हुई, ये क्या कहती है, किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित करेगी फर्म की वैल्यू को, किस तरीके से असर पड़ेगा वो आप लोग देखिए। हम पढ़ने जा रहे हैं नेम एनआई अप्रोच। ये रिलेवेंट थ्योरी पे आधारित है कि फर्म की कीमतें जो है उन पे असर पड़ता है, आप कितनी डेब्ट और कितनी इक्विटी की मात्रा इस्तेमाल करते हो उसका। थोड़ी थ्योरी आप बुक में से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोर्ड पे भी लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। देयर इज रिलेशनशिप, आपस में ये करा संबंध होता है किसके बीच में, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कितना, इक्विटी कितना, उसका असर पड़ेगा किस पे, फर्म की वैल्यू पे असर पड़ेगा। फर्म की वैल्यू कम ज्यादा होगी डेब्ट और इक्विटी से। There is relationship between capital structure and value of firm, and therefore the firm can affect its value. इसलिए फर्म अपनी वैल्यू कम ज्यादा कर सकती है। फर्म का अर्थ यहाँ पे कंपनी से, कंपनी अपनी वैल्यू कम ज्यादा कर सकती है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज या डिक्रीज करके डेब्ट प्रोपोर्शन इन द ओवरऑल फाइनेंशियल मिक्स। जो अपनी कंपनी का फाइनेंशियल मिक्स है, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें एक डेब्ट प्रोपोर्शन को कम ज्यादा करके, डिक्रीज इंक्रीज करके कंपनी क्या कर सकती है, फर्म की वैल्यू को प्रभावित कर सकती है। मतलब एक कंपनी की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी, एक कंपनी की वैल्यू जो गिर जाएगी, बढ़ जाएगी, किसके आधार पे, उसकी डेब्ट और इक्विटी के मिक्स के आधार पे। फर्म कैन अफेक्ट इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डेब्ट प्रोपोर्शन इन द इक्विटी। एनआई अप्रोच मेक द फॉलोइंग असम्पशन, लेकिन इन हर अप्रोच के अंदर आपको कुछ असम्पशंस मिलेगी। असम्पशन समझते हो, कोई भी लॉ होता है उसके अंदर कुछ मान्यताएं होती है, वो लागू होगी तो ही वो रूल लागू होगा। मीन इन मान्यताओं का पूरा होना, असम्पशंस का फुलफिल होना जरूरी है। कौन कौन सी असम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए, देखो 3 असम्पशन दे रखी है। पहली असम्पशन है कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट की लागत जो आप निकालते थे पिछले चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन, ये माना गया कि डेब्ट की कॉस्ट क्या है, कम है, किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इक्विटी से डेब्ट की कॉस्ट ये करा, ये माना जाता है इसमें अप्रोच में कि कम है। तो पहली अपने इसमें असम्पशन क्या हो गई, हम असम्पशंस की बात कर रहे हैं। असम्पशन ऑफ द मॉडल, इसकी पहली असम्पशन है कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो वो क्या है, लेस देन, कम है, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की कॉस्ट से डेब्ट की कॉस्ट कम है। इनडायरेक्टली हम कहें तो केडी इज इक्वल टू लेस देन केई। होता भी है ऐसा वास्तविकता में, इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा आती है डेब्ट की कॉस्ट की कंपैरिजन में, क्योंकि डेब्ट जो होता है उसमें रिस्क कम होती है, उसमें तो ब्याज फिक्स आपको मिलेगा, इक्विटी पे फिक्स नहीं होता। इक्विटी होल्डर जो होते हैं उनको डर लगता है कि लॉस हुआ तो कंपनी में ब्याज की तरह कुछ देगी थोड़ी, लॉस हुआ तो उनका मुनाफा नहीं मिलेगा उनको। तो इक्विटी की हमेशा कॉस्ट ज्यादा होती है आम जीवन में भी, और डेब्ट की कॉस्ट क्या होती है, कम। इक्विटी शेयर होल्डर हो आप तो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करोगे, और डेब्ट होल्डर हो तो फिक्स ब्याज। पहली असम्पशन। दूसरी असम्पशन, बोथ केटी एंड केई रिमेन कांस्टेंट एंड इंक्रीज द फाइनेंशियल लीवरेज। केटी और केई इन दोनों की जो कॉस्ट होगी उसको ये भी मानेंगे कि कितनी भी आप
डेप्थ को बढ़ाओ, कितना भी इक्विटी को बढ़ाओ या डेप्थ को बढ़ाओ, आपके इन पे लागत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लो केटी 8% है तो 8 ही रहेगी, चाहे आप कंपनी की मान लो टोटल कैपिटल में 20% डेप्ट काम में ले लो, 1 करोड़ कैपिटल है मान लो, उसमें से 20 लाख के डेप्ट है तो भी 8%, 40 लाख के डेप्ट करती है 40% तो भी 8, 60 लाख के डेप्ट काम में ले रहे हो तो भी 8%, 90 लाख के डेप्ट काम में ले रहे हो तो भी 8%। मीन ये माना जाता है कि इक्विटी की कॉस्ट और डेप्ट की कॉस्ट दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि ये वास्तविकता सही नहीं है। अगर डिबेंचर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो फर्म का फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज चुकाना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को डर लगने लग जाएगा कि अरे ये कंपनी क्या कर रही है, ये तो डिबेंचर को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, इसके तो डिबेंचर का ब्याज ही साल का इतना भारी लगेगा, तो इक्विटी में डर एक तरह से आ जाएगा, उनको अपनी रिस्क बढ़ती हुई लग जाएगी कि इतना तो इसको ब्याज ही देना पड़ेगा कंपनी को, हमारे लिए कहां से बचेगा, उनको डर लगेगा। ये ऑर्डर लगेगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो लोग रिस्क बढ़ने की वजह से केई को बढ़ा देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ा देंगे। मतलब रियल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम नहीं रहता, डेप्ट अगर बढ़ाओगे, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाओगे तो, लेकिन इसमें ये अज्यूम किया गया है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। दूसरी जो अजम्पशन आ रही है, केटी एंड केई रिमेन्स कांस्टेंट, केटी और केई दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट के एंड में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप इक्विटी कम काम में ले हो, चाहे डेप्ट ज्यादा काम में ले हो, चाहे डेप्ट कम काम में, चाहे इक्विटी ज्यादा। जैसे जैसे कायदे से तो क्या होता है, डेप्ट बढ़ता है ना तो लोगों को डर लगने लग जाता है, कंपनी की स्थिति में ये लगता है कि कंपनी का फिक्स ब्याज का खर्चा बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ जाता है, इक्विटी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बट इन दिस assumption it is considered that there is no change in equity cost, there is no change in debt cost, इवन डेप्ट पे भी ब्याज बढ़ जाता है। अगर ज्यादा उधार लेऊंगा तो इमेजिन करो, जस्ट बैंक से मैं ज्यादा उधार लिए जा रहा हूं तो बैंक वाले ब्याज की दर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे मेरे लिए, ज्यादा। वो कहेंगे कि सर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा उधार कर्जे में डूबे हुए आप, हो गए कि नहीं एक स्थिति, कंपनी को फिर पैसा उधार मिलेगा, वो महंगी रेट पे मिलेगा, मतलब केटी भी क्या हो जाएगी देखा जाए तो बढ़ जाएगी, और केई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इक्विटी कम काम में ले रहे हैं, डेप्ट ज्यादा काम में ले रहे हैं तो डेप्ट की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, इक्विटी की भी। बट अजम्पशन है क्या कहती है, केटी और केई दोनों क्या रहेंगे, सेम, चाहे कितना भी डेप्ट आप ज्यादा काम में ले। तो बोथ केटी एंड केई रिमेन्स कांस्टेंट, केटी और केई दोनों इसमें ये माना जाता है कांस्टेंट रहेंगे। एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, और अगर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती भी है, आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट इस्तेमाल करते भी हो, डज नॉट अफेक्ट, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की जोखिम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल रिस्क अगर बढ़ती भी है, डेप्ट का ज्यादा भी इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें क्या मानोगे कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा किस पे, इन्वेस्टर। थर्ड, देयर आर नो टैक्स, ये लगभग तीनों अप्रोच में, चारों में मानेंगे कि इनकम टैक्स नहीं लगता, देयर आर नो टैक्स, टैक्स नहीं लगता, इसका मतलब डिबेंचर पे वो टैक्स की सेविंग भी नहीं होती, कायदे से डिबेंचर पे ब्याज चुकाते हैं तो टैक्स की सेविंग होती है, लेकिन इसमें माना जाता है कि टैक्स की भी कोई सेविंग नहीं होती। तो तीसरी अजम्पशन ये मानी जाती है, अपने 3 अजम्पशन है इसके अंदर, तीनों अजम्पशन आप लोग ध्यान रखना। एक दो अजम्पशन हम और काम में ले सकते हैं, आप लोगों को मैं एक आधी अजम्पशन और लिखवा देता हूं, जैसे वो कुछ कॉमन है, देयर आर only 2 sources, there are only 2 sources of fund, इसमें ये मानेंगे फंड के 2 ही सोर्स होते हैं, क्या, डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट और इक्विटी, फंड के 2 ही सोर्स होते हैं। पांचवा ये असम्पशन लिया जाता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, मतलब कंपनी बचाती कुछ नहीं है, जितना कमाती है वो सारा ही डिविडेंड के रूप में चुका देती है, रिजर्व में कुछ नहीं बचता, डिविडेंड पूरा का पूरा चुका देती है। एक तो एक्स्ट्रा असम्पशन और भी है, जैसे बिजनेस रिस्क कांस्टेंट है, बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट, बिजनेस में कोई और कोई रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क के अलावा बिजनेस की रिस्क भी चेंज नहीं हो रही, फिक्स खर्चे उतने ही हैं। और एक ये माना जाता है फ्रॉम हैज परपेचुअल लाइफ, फ्रॉम का मतलब जगह जगह फ्रॉम लिखेंगे, कंपनी से उन्होंने फ्रॉम शब्द दिया था, फ्रॉम हैज परपेचुअल लाइफ का मीन क्या होता है, कंपनी हमेशा चलेगी, सतत लाइफ है, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी के जीवन को कोई टेंशन नहीं है।
बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ऐसी 7 असम्पशन हम इसके अंदर मानते हैं। फर्म की लाइफ जो वो हमेशा चलती रहेगी। डेब्ट और इक्विटी अपने दो ही सोर्स हैं, इसके अंदर केडी और केई ये दोनों भी सेम रहते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई, ठीक है। अब इस assumptions के अंदर आपको मैं एक पहले डायग्रामेटिकली इसको बता रहा हूँ, और दूसरा फिर उसके बाद में आप लोगों को इसके कुछ फार्मूले भी आप लोगों को दूंगा। पहले इसको पूरा लिख लें, तो फिर इसके बाद में सारा साथ में लिख लेना चाहिए आपको। देखो फर्म की आपको कॉस्ट इक्विटी की किस तरीके से इसके अंदर अपने सेम रहती है, और उससे ओवरऑल कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा, वो आप लोगों को मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। डायग्रामेटिक भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं तीनों चारों मॉडल को, और वैसे भी फार्मूलों से भी। इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग लिख रहे हैं, कैपिटल की कॉस्ट कितनी है, और नीचे लीवरेज। लीवरेज का मतलब कितना ज्यादा आप डेब्ट की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो, कितना ज्यादा इक्विटी और डेब्ट को काम में ले रहे हो। मान लीजिए इसमें हम लोगों ने पहले असम्पशन लिए केटी केई से क्या होती है, कम, और केटी और केई पूरी फर्म की कितनी भी पूंजी काम में लो, दोनों कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। मानिए हमने, तो जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं, तो डायग्राम के अंदर देखिए के ई, ये मान लीजिए के ई की लाइन है, के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैं अगर लीवरेज, लीवरेज किसका संकेत होता है कि कितना डेब्ट आप काम में लेते हो, इक्विटी और डेब्ट का मिक्स। मान लो मैं यहाँ पे लाइन खींचूं, 10% है मान लो, इसका मतलब 10% लीवरेज, कि 10% डेब्ट बाकी 90% इक्विटी, तो भी कॉस्ट यही है इक्विटी की। यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे नीचे से ऊपर तक 12% है, तो 12%। मैं लीवरेज बढ़ाता जाऊंगा, मान लो 50%, 60%, 70, 80, 90, 100, डेब्ट को बढ़ाता भी जा रहा हूं, तो भी इक्विटी की कॉस्ट कितनी रहेगी, उतनी। इक्विटी की कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई लाइन अगर हॉरिजॉन्टल खींचते, इसका मतलब वो चीज चेंज नहीं हो रही, आप नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ाते भी जा रहे हो, डेब्ट की मात्रा बढ़ा भी रहे हो। 1 करोड़ की मान लो टोटल पूंजी है, उसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, कितना भी डेब्ट का पोर्शन बढ़ाओगे, लीवरेज बढ़ाओगे, तो भी इक्विटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ गए इस लाइन को। दूसरी लाइन है जैसे किसकी, केई की। दूसरी लाइन किसकी है, केई नहीं केटी। केटी की लाइन नीचे खींचूंगा मैं, क्योंकि आपको पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में, कि केटी इज लेस देन केई। केटी सस्ता है, इक्विटी से डिबेंचर की कॉस्ट कम आती है। ये मान लो 12 है, तो ये जैसे 8 ही है, 7 ही है, 6 है, तो ये भी फिक्स रहता है। इसमें ये माना जाता है कि केटी भी कांस्टेंट है और केई भी कांस्टेंट है, और दोनों लाइनों में से कौन सी लाइन ऊपर रहेगी, केई की लाइन ऊपर रहेगी और केटी की लाइन क्या रहेगी, नीचे। तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, मतलब डिबेंचर का भी खर्चा उतना ही आएगा। 8% आ रहा है तो 8 ही आएगा, चाहे डिबेंचर आप 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कितना परसेंट काम में लो, आपकी पूंजी में कितना भी डेब्ट काम में लो, ठीक है। अब मान लीजिए हम दोनों, हमको ये कोई पूछता है कि आप बताइए आपकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है। ओवरऑल कॉस्ट का मीन क्या हो गया, हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी। डेब्ट और इक्विटी दोनों का वेट निकालिए। क्या फार्मूला होता है वेटेड कॉस्ट का, K1 W1 K2 W2 करते थे ना वेटेड कॉस्ट, तो वेटेड कॉस्ट आप निकालिए। क्या है कि भाई इनकी सोचिए, जूम कीजिए, डायग्राम में सोचिए, वैसे फार्मूले में नहीं। जैसे मैं आपको कहूं एक चीज सस्ती है, 8% की कॉस्ट आता है, डेब्ट है सस्ता है, 8% का कॉस्ट आता है, 8 रुपया किलो है, जैसे मान लो कोई सब्जी। दूसरी चीज है वो 12 रुपए कॉस्ट आती है, 12%, 100 रुपए पे 12 रुपए का खर्चा लगता है। कौन सी चीज का, इक्विटी। और मैं आपको कहता हूं कि मैं लीवरेज बढ़ाना चाहता हूं, इक्विटी को कम कर रहा हूं कंपनी की पूंजी में और डेब्ट को बढ़ाना चाह रहा हूं। इसका मतलब इक्विटी जो महंगी चीज है उसको तो कम खरीद रहे हैं, इक्विटी को तो आप लोगों से कम ले रहा हूं यूज, और डेब्ट की मात्रा बढ़ा रहा हूं 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब सस्ती लागत वाली पूंजी को बढ़ा रहा हूं, महंगी लागत वाली पूंजी को कम कर रहा हूं। क्या असर पड़ना चाहिए, इससे सोचो। अगर कोई घर में ही कोई चीज हम खरीद रहे हैं, महंगी वाली चीज धीरे धीरे कम खरीदते जा रहे हैं और सस्ती चीज ज्यादा खरीदते जा रहे हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट गिरेगी या बढ़ेगी, या सेम रहेगी। सस्ती चीज आप जैसे मान लो पहले महंगी चीज 10 किलो खरीदते थे, सस्ती चीज 2 किलो, फिर महंगी चीज 10 किलो से घटा के 8 किलो खरीदना चालू कर दिया। जैसे एप्पल आप महीने के 8 किलो खरीदने लगे, सस्ती चीज केले हैं उनको 2 किलो की जगह 4 किलो खरीदने लगे, तो केले बढ़ा दिए, महंगी चीज 2 किलो कम कर दी, केले बढ़ा दिए 2 किलो। आपको वजन दोनों का मिला के 12 किलो रखना है, तो 8 किलो बनाना एप्पल हो गए और 4 किलो बनाना हो गए, तो टोटल खर्चा तो कम ही आएगा ना।
क्योंकि एप्पल का महंगा भाव का एप्पल है वो तो सस्ता, आपने कम खरीदा और बनाना बढ़ा दिए। फिर थोड़े टाइम बाद में आपने एप्पल और कम कर दिए, 5 किलो खरीदना चालू कर दिया एप्पल को 10 की जगह, और बनाना 7 किलो चालू कर दिया। फिर और एप्पल कम कर दिया आपने, 5 से भी 2 किलो एप्पल खरीदना चालू कर दिया और बनाना 10 किलो खरीदना चालू। तो महंगी चीज तो घटाते जा रहे हो और सस्ती चीज बढ़ाते जा रहे हो, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट तो कम ही होगी। कुल मिला के लागत अब फर्म की क्या होती जाएगी? कम। पहले 10 किलो एप्पल और 2 किलो बनाना खरीदते थे, मान लो एप्पल 100 रुपए का है तो 4 रुपए खर्च हो जाते थे एप्पल पे। बनाना 30 रुपए किलो है तो 60 रुपए खर्च होते थे, 1060 रुपए का खर्चा आता था ना कुल मिला के वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब आप बनाना 10 किलो खरीदने लगे, 10 किलो के भी 30 के भाव से 300 ही लगे, और एप्पल 2 किलो ही खरीद रहे हो तो 100 रुपए के 200 रुपए लगे, तो 300 और 200 कितने हुए? 500। पहले खरीदते थे 1060 के, अब कितने पे आ गए? 500। दोनों में आपकी लागत कम हुई कि नहीं? महंगी चीज हम कम करते गए, सस्ती चीज बढ़ाते गए। तो ऐसी दशा में इन दोनों का एवरेज क्या होगा लाइन का? आप कोई सोचो, देखो इन दोनों का एवरेज करेंगे ना तो एवरेज लाइन जाएगी ये, एवरेज अगर इन दोनों लाइन का करेंगे तो एवरेज लाइन जाएगी ये। इस लाइन को बोलेंगे के डब्ल्यू की लाइन, के ओ बोल दो, चाहे के ओ का मतलब क्या हो गया? के ओ ओवरऑल कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। वेटेड कॉस्ट की लाइन एक तिरछी लाइन आएगी, मिलाना जरूरी नहीं कि मैं मैच करूंगी, लेकिन इसकी लाइन क्या होगी? गिरती भी होगी, के ओ की लाइन गिरती भी होगी। वैसे भी हमेशा याद रखना कि दो लाइनें पैरेलल हो और उनका एवरेज निकालना हो तो एवरेज हमेशा गिरता हुआ होगा। दो सीधी लाइन का एवरेज हमेशा क्या होता है? गिरता हुआ, क्योंकि एक तो ज्यादा ऊंची लाइन है, एक नीची लाइन है, तो ऊंची लाइन और नीची लाइन का एवरेज करोगे, एक नीची वाली चीज को बढ़ाओगे और ऊपर वाली कम करोगे तो एवरेज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट की अगर लाइन की बात करें, ओवरऑल कॉस्ट की बात करें, तो ओवरऑल कॉस्ट इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट गिरेगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम होगी तो फर्म की वैल्यू अभी मैं बताऊंगा बढ़ेगी। इसका मतलब डेप्ट का इस्तेमाल आपने बढ़ाया, डेप्ट का इस्तेमाल जैसे मान लो इतना आप कर रहे थे पहले, इतना डेप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, 10% है मान लो या 20% है, यहाँ पे 20% लीवरेज है, मतलब 20% डेप्ट काम में ले रहे हो, 80% इक्विटी। तो केटी और केई तो समान है दोनों, केटी तो केई तो इतनी है और केडी कितनी? इतनी। ये मान लो 8% है, ये 12% है, केडी और केई तो, लेकिन ये गिर गई कि नहीं? ये 12 और 8 का एवरेज कितना है? लगभग 11, 11.5 इससे कुछ। बाद में और ज्यादा लीवरेज बढ़ाओगे तो केटी और केई तो उतनी रहेगी, लेकिन ये गिर जाएगी कि नहीं? 10 ही आ गई, फिर 9.5, 9, 8.5, 8 ऐसे क्या हो जाएगी? केओ गिरती जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, केटी से नीचे नहीं गिरेगी, लास्ट से लास्ट कहां तक गिर जाएगी? इतनी। अगर 100% आप डेप्ट के काम में लेने लगे तो डेप्ट और केओ दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। डेप्ट की लागत 8% और केओ की भी लागत क्या आ जाएगी वहां लास्ट में? जैसे मान लो यहाँ पे आपने काम में लेने लगे और यहाँ पे 100% डेप्ट है, तो 100% डेप्ट है तो डेप्ट की कॉस्ट भी 8% और ओवरऑल कॉस्ट भी क्या आ जाएगी? 8 ही आ जाएगी फिर गिरने की, क्योंकि वहां इक्विटी तो बिल्कुल 0 हो गया, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी? डेप्ट के बराबर 8%। हालांकि इन लाइनों को डायग्राम में यूज नहीं करना चाहिए, इनके लिए मैं हटा रहा हूं दोनों लाइनें। तो थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, एटम का अपने प्योर टॉपिक चालू हो गया ये, और अप्रोच है, तो दिमाग में आप लोग इन चीजों को वापस सोचो। अगर फर्म में आपके पास दो ही सोर्स है, डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट आपका सस्ता पड़ता है 8% लागत वाला, इक्विटी आपका महंगा पड़ता है 12%। मैंने आपको कहा 1 करोड़ रुपया चाहिए, बोलो कहां से लाएं? क्या कहोगे आप मेरे? डेप्ट 8% की लागत वाला है, इक्विटी 12% की लागत वाली, क्या कहोगे? डेप्ट को ले लूं मैं काम में या इक्विटी को? डेप्ट को। मैं कहूंगा इक्विटी को। क्यों नहीं भाई? आपको सर इक्विटी महंगा पड़ेगा, 12% आएगा और डेप्ट की कॉस्ट है 8%। मैंने कहा कि अगर मैं डेप्ट और इक्विटी दोनों काम में लूं तो आपने कहा कि देखो दोनों का मिक्स बना देता हूं मैं आपको। यहाँ पे इतना इक्विटी ज्यादा काम में लोगे, लीवरेज अगर बिल्कुल 0 रखोगे, इक्विटी ज्यादा काम में लोगे तो 12% इक्विटी की कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट भी 12 ही रहेगी। बाद में आप जैसे जैसे लीवरेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम। डिबेंचर की कॉस्ट नीचे कम है, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी। कई बात भी ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉस्ट का डायग्राम जो होगा इसमें, ये आपको याद रखना है, केओ, केओ विल डिक्रीज। केओ की लाइन क्या होगी? डिक्रीज। लिखा है क्या? देखो इसमें आपको थ्योरी में, अंडर दिस अप्रोच, इस अप्रोच में कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल रिमेन अनचेंज। डेप्ट और इक्विटी की लाइन क्या रहती है?
अनचेंज रहती है, जैसे मैंने आपको दिखाया इसमें मोर डेप्थ। फिर हियर एस स्टैंड फॉर, एस क्या होता है वो तो अभी आया नहीं, आपको मैं बताऊंगा फार्मूले में। नीचे 1 2 3 पॉइंट दिए ना, वो देख लो पहले। एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म वुड ड्रॉप, जैसे जैसे फर्म की कॉस्ट गिरेगी, ये ओवरऑल कॉस्ट जो है ना फर्म की टोटल कॉस्ट के वो, ये जैसे जैसे गिरेगी ये कराए फर्म की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा। फर्म के लिए खर्चा कम आ रहा है, टोटल लागत कम आ रही है, तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट, क्योंकि उल्टा संबंध होता है किसके बीच में, फर्म की वैल्यू के बीच में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में। आपको मैं कहूं कि मेरे खर्चा कम आ रहा है, कोचिंग की बात करूं कि कोचिंग का मेरे खर्चा कम होने लग गया पहले से, तो खर्चा कम होगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी? फर्म की इनकम बढ़ जाएगी, खर्चा कम होगा तो इनकम बढ़ेगी, तो वैल्यू भी बढ़ेगी फर्म। तो ऐसी दशा में ये कराए इनवर्स रिलेशनशिप होता है वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में। एज वी इंक्रीज द लेवल ऑफ डेप्थ, जैसे जैसे फर्म का इसमें डेप्थ बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, वैल्यू ऑफ फर्म वुड गो अप इवन फर्दर। अगर फर्म में डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये कराए फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डेप्थ बढ़ाएंगे तो कॉस्ट गिर रही है और कॉस्ट गिर रही है तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। दिस वुड मीन, इसका अर्थ है दैट कंपनीज वुड लाइक टू एम्प्लॉय एज मच डेप्थ एज पॉसिबल। इसका मतलब फिर हर फर्म क्या चाहेगी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ का इस्तेमाल करना चाहेगी, चाहेगी कि नहीं भाई। दिस वुड मीन, इसका अर्थ है कंपनीज वुड लाइक टू एम्प्लॉय एज मच डेप्थ एज पॉसिबल। एक फर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये करा क्या करना चाहेगी, फर्म ज्यादा से ज्यादा डेप्थ का इस्तेमाल करना चाहेगी। एक फर्म जो वो ज्यादा से ज्यादा डेप्थ का इस्तेमाल करना चाहेगी। इसके अंदर देखो अब कुछ फार्मूले भी आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा, वो फार्मूले आप लोगों को, ये तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था, अब फार्मूले के बेस पे प्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे। 3 फार्मूले अपने इसमें आएंगे। पहला आएगा इक्विटी की वैल्यू का फार्मूले, आप लोगों को इसी में लिखवा दूंगा या नीचे दूसरे में लिखा स्लाइड में। वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू जिसको एस बोलते हैं, इक्विटी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ इक्विटी ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, या एनआई भी बोल सकते हो, नेट इनकम अपॉन केई। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स या नेट इनकम अपॉन केई। दूसरा वैल्यू ऑफ डिबेंचर दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ हो तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर का भी फार्मूला है टोटल इंटरेस्ट अपॉन केटी। ये तो रहने दो, दिया हुआ रहेगा वैल्यू ऑफ डेट। दूसरा आप वैल्यू ऑफ फर्म का फार्मूला लिख लेना, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म वी जिसको बोलते हैं वी, वी बराबर एस प्लस डी। एस हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी और डी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिबेंचर या डेट, वैल्यू ऑफ डेट। और तीसरा फार्मूला एक लगेगा इसके अंदर, दिख रहा है क्या आप लोगों को, ऑनलाइन नहीं दिख रहा है क्या? तो दिख रहे हैं। थर्ड ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट या वेटेड कॉस्ट, जिसको के ओ बोलेंगे, के ओ ईपीआईटी अपॉन वी वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। देखो ये वैल्यू ऑफ फर्म वाला साइड भी दिख रहा होगा आप लोगों को, वी बराबर एस प्लस डी।
फार्मूले आप लोग नोट उसमें भी बुक में भी आप करना चाहो तो कर लेना। क्या करना चाह रहा है देखो आप लोगों को ये जानना चाह रहे दो चीजें। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारे फर्म की वैल्यू पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। उसके लिए एक तो देखा जाता है कि आप कैपिटल में डेब्ट की मात्रा बढ़ाओगे तो क्या केओ गिरेगा या उतना ही रहेगा, तो ये केओ का फार्मूला। और एक फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी तो इसकी फर्म की वैल्यू का फार्मूला भी मैंने लिखा है यहाँ पे, वी और केओ दोनों का। देखो आपको बताओ जैसे फर्म की वैल्यू यानी फर्म की टोटल अमाउंट वो डिपेंड दो ही सोर्स पे है इसमें, कौन कौन से, डेब्ट और इक्विटी। तो फर्म की वैल्यू का वी का फार्मूला एक फिक्स देखा जाए तो एस और टी दोनों चीज जोड़ देंगे तो फर्म की वैल्यू आ जाएगी। एस फॉर इक्विटी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और डी फॉर डिबेंचर की या डेब्ट की वैल्यू। अब इसमें एस या आपने देखा जाए तो इसकी इक्विटी की वैल्यू जो वो कैसे निकलेगी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फार्मूला मैंने आपको ऊपर लिखवा रखा है, एस इक्वल टू ईबीटी बोल दो अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीआईटी होता है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट तो डिबेंचर होल्डर को दे देंगे, फिर बचेगा वो सारा ही इक्विटी का ही है, ना तो टैक्स चुकाना ना आपको कोई प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड चुकाना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा दिया, बचा हुआ सारा का सारा किसका है, इक्विटी का। ये जो ईबीटी आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, ना तो टैक्स देना है आपको इसमें ये माना जाता है, ना अपने को कोई प्रेफरेंस शेयर को देना है, तो ईबीटी बोल तो वही एनआ ही हो गया, नेट इनकम भी जो आप कोई भी प्रॉफिट निकालोगे प्रॉफिट में से खाली इसमें अप्रोच में खाली इंटरेस्ट घटता है, कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आया उसमें इंटरेस्ट घटा दिया तो ईबीटी बोलते हैं बोलने को आजकल, क्योंकि टैक्स भी हम मानते हैं कि होता है, लेकिन रियल में तो है ही नहीं इस अप्रोच में टैक्स। तो ईबीटी में से कुछ और कुछ घटेगा क्या, ना तो टैक्स घटेगा ना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटेगा, यानी ईबीटी को क्या बोल दिया जाता है, एनआई, नेट इनकम भी उसी को बोल दिया जाता है। और केई का भाग दे दिया उसकी कॉस्ट का भाग दे दिया तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये फार्मूला उसी से बना हुआ है केई से। केई का फार्मूला क्या होता था, ध्यान हो तो आपको, केई होता था ना अर्निंग बट्टा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू 100, तो उसी से मार्केट वैल्यू निकल गई, मार्केट वैल्यू जिसको P0 बोलते थे हम जगह जगह। तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या हो गया, अर्निंग और बट्टा में केई आ गया, उधर से इधर आ गया, ये तो बन गया पहला वैल्यू ऑफ फर्म का, कि आपको इतनी अर्निंग हुई और इतनी आप इस रेट से बांट रहे हो तो फर्म की वैल्यू कितनी है, एस आ गया। एस आ गया तो एस में क्या जोड़ देना, डिबेंचर जोड़ देना, डिबेंचर की वैल्यू वही होती है जो आपको सवाल में दी भी रहेगी। तो एस और डी जोड़ने पे क्या आ गई, वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू आ गई। अब अपने को ओवरऑल कॉस्ट अगर निकालनी हो तो ओवरऑल कॉस्ट का एक तो तरीका क्या होता है, K1 W1 K2 W2 वो होता है ना, कि भाई इतनी पहले सोर्स की कॉस्ट आ रही है, इतनी दूसरे सोर्स की कॉस्ट आ रही है। एक तरीका ये भी होता है, क्या लिखा है मैंने, केओ का दूसरा तरीका ओवरऑल कॉस्ट का, कि भी ओवरऑल कॉस्ट का मतलब जो आप इक्विटी को डिबेंचर को दो को ही तो दोगे सारी लागत, या दो ही सोर्स है अपने पास, तो दोनों को जो भी चुकाना है वही तो अपने लिए कॉस्ट है। क्या चुकाओगे दोनों को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो इंटरेस्ट और टैक्स घटाने के पहले जो अर्निंग आएगी वो सारी किसकी है, डेब्ट और इक्विटी। भाई अब ये चुकाना किसको, ईबीआईटी किसको मिलेगा, या तो इसमें से इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर को, और बचा हुआ सारा जो ईबीटी आएगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी को। तो इन दोनों को क्या चुकाना है वो तो बट्टा के ऊपर लिख दिया, कि जैसे मैं आपको कहूं कि टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे को बताओ, आप कहते हो सर घर में दो भाई है, हमें मेरे को इंटरेस्ट दे दो, दूसरा कह रहा है कि मेरे को बचा हुआ सारा दे दो,
एक तो कह रहा है इंटरेस्ट दे दो और दूसरा कह रहा है सारा बचा हुआ सारा मुझे ही दे दो सर, और कोई है ही नहीं प्रेफरेंस शेयर टैक्स वगैरह। तो इन दोनों को टोटल कितना देना है वो ऊपर लिख दिया मैंने कहा तुम दोनों की अलग अलग वैल्यू बताओ। आपने कहा अलग अलग क्यों सर, आप तो कंबाइंड कॉस्ट निकालना चाहते हो ना, दोनों की वैल्यू जोड़ के लिख दो हमारी वी, दोनों की जोड़ के लिखती और इनटू में क्या कर दिया 100। ये भी डेब्ट की कॉस्ट मान लो मेरे 10% आ रही है, इक्विटी की कॉस्ट 15% आ रही है, तो दोनों को चुकाना तो इनको ही है ना, सारा बचा हुआ सारा लाभ, तो दोनों का टोटल बचा हुआ हिस्सा सारा ऊपर लिख दिया, पट्टा के नीचे दोनों की टोटल अमाउंट लिख दी और इनटू 100 कर दिया, तो इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट आ जाएगी सी कि भी इन दोनों के लिए लाभ है ईबीआईटी मान लो 2 लाख, टोटल वैल्यू फर्म की मान लीजिए 20 लाख वो जो निकाली, और इनटू 100 तो 10% आ गई क्या फर्म की कॉस्ट। इसका एक आधा सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये फार्मूले आप लोगों ने अगर लिख लिए तो क्वेश्चन आप लोग लिखता। EBIT of a company is rupees 5 lakh. EBIT of a company EBIT कोई कंपनी की है 5 लाख, डिबेंचर 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर 20 लाख रुपए की, 10% डिबेंचर 20 लाख रुपए। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इसको के ही बोल देते, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एक ही बात है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 16%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 16%। कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट क्या क्या पूछा है देखिए, कैलकुलेट नीचे एक नंबर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। 2 नंबर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए देखो इसमें क्या क्या चीज दी हुई आपको बताओ पहले स्टार्ट से। ईबीआईटी कितना दिया हुआ है 5 लाख, 10% डिबेंचर कितने के हैं 20 लाख, और कैपिटलाइजेशन रेट कितनी दे रही है 16%। अब बाकी चीजें आपको पूछिए, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का इस अप्रोच में फार्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसको एस बोलेंगे, एस बराबर क्या बताए एनआई बोल दो, या इसी को क्या बोला जाता है ईबीटी, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, और पट्टा में क्या काम में ले लेंगे केई। अब ईबीटी कैसे निकालोगे, ये ईबीआईटी है 5 लाख, तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट और घटा दो, इंटरेस्ट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा ईबीटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते ही ईबीटी आ जाता है। इंटरेस्ट कितना होगा 20 लाख के डिबेंचर है तो 10% कितना हो गया 2 लाख, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दो, आपको ये स्टेटमेंट आएगा आगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते ही क्या आ जाता है ईबीटी, तो ईबीटी और बटा में किसका भाग दे देंगे हम केई, केई कितनी है 16%, तो 16% को 0.16 लिखो। लाख समथिंग है 18,75,000, ये एस आ गई, बी, बी बराबर क्या हो जाएगा एस प्लस डी, एस एस आ गई आपकी इक्विटी 18,75,000 की, प्लस डेब्ट डिबेंचर कितने के हैं 20 लाख के, 18 लाख और 20 लाख टोटल कितना हो गया 38,75,000 बी, और बी के बाद में हम क्या निकाल लेंगे इसके बाद में
या पूछिए केओ भी पूछी होगी ना ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है आपने लिख रखा है, देखो ईपीआईटी, ईपीआईटी में भाग दे दो किसका, बी का। 5 लाख रुपया ईपीआईटी है, ये 5 लाख रुपया इनको चुका रहे, इनकी टोटल अमाउंट आ गई फर्म की वैल्यू 78,75,000, 38,75,000 और इनटू 100, तो ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी कितनी आ गई, 12। ये ओवरऑल कॉस्ट आ गई। डिबेंचर 10% रेट वाले थे, इक्विटी 16 की रेट वाली थी, ओवरऑल कॉस्ट दोनों के बीच की आ गई 12.90। इक्विटी और डिबेंचर दोनों के बीच की ओवरऑल कॉस्ट आ गई 12.90। इक्विटी और डिबेंचर दोनों की एवरेज आ जाती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट। दूसरा एक क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ए कंपनी, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ए कंपनी इज ₹2 lakh। नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ए कंपनी इज ₹2 lakh। Net operating income of company is ₹2 lakh on total investment of 10 lakh in assets. On total investment of ₹10 lakh. On total investment of ₹10 lakh in assets. Net operating income is of ₹2 lakh on an investment of ₹10 lakh in assets. Total debt is of ₹3 lakh. Total debt is of ₹3 lakh. Total debt is of ₹3 lakh at 16% rate of interest. At 16% rate of interest. There is no taxage. There is no taxage. Tax any. Calculate total value of term, total value of term and overall cost of capital. Calculate total value of term and overall cost of capital, assuming equity capitalization rate, assuming equity capitalization rate is 18%. Assuming equity capitalization rate is 18%. हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन आपको देखो क्या क्या लिखवाया वो आप लोग ध्यान देना। आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्टार्ट में लिखवाया कि अपनी कोई कंपनी है जिसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख रुपया है, ये लिखवाया ना सबसे पहले, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम किसको बोला जाता है, किसी को ध्यान हो तो, शायद आप लोगों के कहीं यूज में नहीं हुआ होगा, लेकिन फार्मूलों के चैप्टर में, रेशियो वाले चैप्टर में भी काम आता है ये। ऑपरेटिंग इनकम ईपीआईटी को बोलते हैं, इसको बोला जाता है ईपीआईटी। तो ईपीआईटी आपको दी हुई है कितनी, 2 लाख रुपया, और उसके आगे डिबेंचर आपको कितने के दे रखे कि 3 लाख रुपए के 16% डिबेंचर है। देखो लिखा हुआ होगा, पहले ध्यान दिया तो बाद में नोट किया तो 16% डिबेंचर है, ये आसान नहीं है, चारों मिक्स हो जाएगी आपके आगे चलते। तो अभी इसमें सोचो क्या तो दिया हुआ रहता है, क्या अपने को निकालना होता है।
दूसरी अप्रोच में जो हमको अभी निकालने होते हैं ना वो तो दे देगा, और जो हमें दिए हुए होते हैं ना वो पूछेगा। तो यहाँ पे फिर आपके गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि इस अप्रोच में उसमें फर्क नजर नहीं आएगा, अभी दो अप्रोच हो जाएगी तब। तो इसमें ओवरऑल कॉस्ट ईबीआईटी आपको ओवरऑल इनकम दे रखी है, ऑपरेटिंग इनकम। दूसरी चीज क्या दे रखी है, डिबेंचर दे रखी है, देखो 60% डेब्ट या डिबेंचर कितने रुपए की दे रखे हैं, 16% डिबेंचर 3 लाख रुपए की। और इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट वगैरह, टैक्स होता नहीं है इनमें। नीचे बोला है कि आपको ओवरऑल कॉस्ट और टोटल वैल्यू फर्म की बतानी है, ये मानते हुए कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के कितनी दे रखी है 18%, और आपको सारी चीजें पूछिए, ओवरऑल कॉस्ट पूछिए और फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट इसी अप्रोच में पूछते हैं टाइम में, और कोई से में नहीं पूछते। अप्रोच का नाम नहीं भी दिया हुआ हो तो दिया हुआ आता है नॉर्मली सवाल में, तो दिया हुआ रहेगा। अब देखो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना होता है, एस। एस का फार्मूला क्या होता है, एस मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फार्मूला क्या होता रखा है, ईपीटी अपॉन केई। ईपीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो पता रहती है 2 लाख है, इसमें से क्या घटा दो, इंटरेस्ट घटा दो। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 लाख का 16%, 3 लाख का 16% कितना हो गया 48 का, बटा के ही कितनी है 18%, तो 0.18 बोल दो, 8,44,444, 8,44,444, ये तो आ गया क्या इक्विटी। अब आप वैल्यू ऑफ फर्म बता सकते हो क्या, बी। बी का फार्मूला क्या हो जाता है, एस प्लस डी। एस आ गया 8,44,444 प्लस डिवेंचर कितने के 3 लाख के, तो टोटल क्या हो गया 11,44,444। क्या गई फर्म की वैल्यू बी। बी और एस दोनों आ चुके हैं। ओवरऑल कॉस्ट के ओ, के ओ का फार्मूला क्या बता रखा आपको ध्यान हो तो, ईबीआईटी अपॉन बी इनटू 100। ईबीआईटी दिया हुआ है सवाल में 2 लाख बटा वी, वी आपने निकाला है वी 11,44,444 और इनटू 100, 70.4। एक तीसरा सवाल आप लोग लिखो, देखिए करने अभी करना है। नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ए फर्म, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ए फर्म 80,000, नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ए फर्म 80,000, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर 2 लाख, 8% डिबेंचर 2 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10%। Calculate the value of firm and overall cost. Calculate the value of firm and overall cost. आप ही करो, देखें अभी।
कर लिए क्या? कितना आया ओवरऑल कॉस्ट? 9.52 और टोटल वैल्यू फ्रॉम की 8,40,000। आपके भी आ गए क्या ऑनलाइन? यस सर। बी बराबर एस प्लस डी हो जाएगा। पहले एस निकालना था, ईबीटी अपॉन केई। बी आ गया, फिर बी के बाद में आपको केओ निकालना था, ईबीआईटी अपॉन बी। और डाउट हो तो बोलो। 3 फार्मूले लगते हैं, तीनों फार्मूले ध्यान रखना। एस इक्वल टू ईबीटी अपॉन केई, बी इक्वल टू एस प्लस डी और केओ इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन बी। ये तीनों ध्यान रखना। दूसरी अप्रोच शुरू कर देता हूं। सेकंड अप्रोच भी हम डेबिट ड्यूरेंट वाली पढ़ रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। पहले वाली का नाम तो क्या था याद रखना, एनआई नेट इनकम, और इस अप्रोच का नाम क्या है, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच जो है डेविड ड्यूरेंट ने पहली दी थी, ये उसकी दूसरी दी है, लेकिन इसमें फर्क है। ये अप्रोच जो है वो इररिलेवेंट थ्योरी पे आधारित है। इररिलेवेंट का मीन क्या होता है? इस अप्रोच में ये माना जाता है, इररिलेवेंट थ्योरी का मीन कि आप कितनी भी स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी का मिक्स कुछ भी कर दो, आपकी फर्म की वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा। आपकी पूंजी चाहे 50-50 रखो, 50% इक्विटी 50 डेब्ट, चाहे 70-30 रखोगी, 70% डेब्ट 30% इक्विटी, 80-20 कर दो, चाहे 80% डेब्ट 20% इक्विटी, 20-80 रखो, चाहे 20% डेब्ट और 80% इक्विटी, फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी वाले में तो फर्म की वैल्यू पे असर पड़ता था, क्योंकि केओ गिर गई थी ना डायग्राम में, केओ गिरती जाती है डेब्ट बढ़ाओगे तो इसमें तो ये माना जाता था कि डेब्ट ज्यादा से ज्यादा काम में ले, सस्ती पूंजी होती है डेब्ट, तो ज्यादा से ज्यादा काम में ले, आपकी फर्म की कॉस्ट ओवरऑल गिरते जाएगी, और ओवरऑल कॉस्ट गिरेगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें तो आपको डेब्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को बोला गया था, क्योंकि उसका असर पड़ रहा था फर्म की कॉस्ट पे और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ फर्म पे। लेकिन ये दूसरी अप्रोच जो एनओआई आ रही है, इसमें ये मानेंगे कि कैसे, वो आपको सिद्ध भी करूंगा कि क्यों असर नहीं पड़ेगा। इसमें ये मानेंगे कि इक्विटी और डेब्ट का कितना भी मिक्स रखो, 50-50, 70-30, 20-80, कुछ भी फर्म की वैल्यू पे असर नहीं। ना तो ओवरऑल कॉस्ट पे असर पड़ेगा केओ पे, केओ भी पैरेलल चलेगी, और ना किस पे असर पड़ेगा, आपकी पे वैल्यू ऑफ फर्म। इसका मतलब आप कोई भी मिक्स काम में ले, कैसे डेविड ड्यूरेंट ने कैसे साबित किया वो देखिए। एनओआई अप्रोच इज अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। ये एनआई अप्रोच जो आपने पढ़ी थी उसकी जस्ट अपोजिट आ रही है एनओआई। अकॉर्डिंग टू एनओआई अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड, फर्म की जो मार्केट वैल्यू होती है वो ये कह रहा है डिपेंड करती है अपॉन द नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये कह रहा है फर्म की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ईबीआईटी। फर्म की वैल्यू इस पीछे वाले में तो किस पे डिपेंड करी थी, V इक्वल टू एस प्लस डी, यानी क्या इक्विटी प्लस डेब्ट जोड़ा था, V इक्वल टू, और यहाँ पे आ रहा है
कि फर्म की मार्केट वैल्यू डिपेंड करेगी ईपीआईटी पे एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट। इसमें माना जाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कोई भी फर्म का इररिलेवेंट होता है। आप कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी काम में ले, फर्म की वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा। एंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एनवाई अप्रोच मेक द फॉलोइंग अजम्पशंस। इसमें कुछ अजम्पशंस जो काम में ली जाती है वो आपको बता रखी है। क्या क्या? इन्वेस्टर्स सी द फर्म एज ए होल। इन्वेस्टर पूरी फर्म को एक साथ देखते हैं। एंड दस कैपिटलाइजेशन द टोटल अर्निंग ऑफ फर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म एज ए होल। इन्वेस्टर पूरी फर्म को एक साथ देखते, इक्विटी और डेब्ट में वो अंतर नहीं करते, और इसलिए वो फर्म को पूरी को एक साथ कैपिटलाइज करते हैं। कैसे, वो अभी आपको बताऊंगा। टोटल अर्निंग को कैपिटलाइज करेंगे फर्म की वैल्यू निकालने के लिए। एक बी का फार्मूला यहाँ पे अलग ही आएगा, एस प्लस टी ना के ईपीआईटी अपॉन बी का फार्मूला जो निकालेंगे इसमें ईपीआईटी अपॉन क्यू एक अलग ही फार्मूला बन जाएगा। पूरी अर्निंग को ध्यान रखते हुए ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट का भाग देके वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। एस प्लस टी नहीं लगेगा इसमें, ये एक अलग ही फार्मूला। आपने अभी भी ध्यान हो तो केओ का लगाया था ये फार्मूला। केओ का क्या फार्मूला था? थर्ड ध्यान हो तो थर्ड फार्मूला पिछली अप्रोच में केओ बराबर क्या लगाया था? केओ बराबर ईपीआईटी अपॉन बी लगाया था ना। उसी से इस अप्रोच के अंदर ये इसी से बन गया, वी इधर आ गया और केओ नीचे चला जाएगा। वी बराबर क्या बन जाएगा इसमें? ईपीआईटी अपॉन केओ। इन्वेस्टर सी द फर्म एज ए होल। इसमें इन्वेस्टर पूरी फर्म को एक साथ देखेंगे और टोटल अर्निंग जो होगी फर्म की ईपीआईटी, उस ईपीआईटी को काम में लेंगे फर्म की वैल्यू निकालने के। यहां निकाला है हमने। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ केओ ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट एंड डिपेंड अपॉन द बिजनेस रिस्क व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी अनचेंज्ड। क्या करा इसमें? अजम्पशंस आ रही है एक तरह से। अजम्पशंस, पहली अजम्पशन तो आपको दे रखी है कि इन्वेस्टर पूरी फर्म को एक साथ देखते हैं। इन्वेस्टर सी द फर्म एज ए होल। वो पूरी फर्म को एक साथ देखते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म जो किस पे डिपेंड करती है? इसके वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें डेब्ट और इक्विटी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाली जाती। वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड ऑन ईपीआईटी, ईपीआईटी पे डिपेंड करती है, इसमें ये माना जाता है। दूसरी बात, ओवरऑल कॉस्ट जो है फर्म की इसमें कांस्टेंट रहेगी। पीछे वाले में ध्यान हो तो केओ कांस्टेंट नहीं थी, केओ तो गिरती हुई लाइन आई थी। केई और केटी कांस्टेंट थी, याद हो तो केई की लाइन और केटी। इसमें किसको कांस्टेंट माना गया? केओ को। केओ ओवरऑल कॉस्ट जो कंबाइंड कॉस्ट वेटेड कॉस्ट आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। डिपेंड अपॉन बिजनेस रिस्क, और वो बिजनेस रिस्क पे डिपेंड करेगी। केओ इज कांस्टेंट। केओ जो है इसमें फर्म की क्या मानी जाती है? कांस्टेंट। मतलब केओ में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे फर्म डेब्ट कितना ही काम में लेवे, 50 30 50 50। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज आल्सो टेकन एज कांस्टेंट। पहले देखो अप्रोच ये आसान नहीं, आपको बार बार बता रहा हूं, इनका इवन आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा वापस। ये अप्रोच अभी आप देखोगे काफी सारी चीजें भी वापस भूल जाओगे, यहाँ पे कई कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। वापस आराम से इनको देखना, तब आप लोगों को कई चीजें समझ में वापस आएगी। एक ही चीज को हम तो बता रहे हैं, लेकिन आपको वो पीछे वाली चीज ये मिक्स हो जाएगी। इसमें केओ कांस्टेंट रहती है। तीसरी अप्रोच में क्या बात कर रहा है? केटी इज आल्सो कांस्टेंट। केटी को भी क्या मानेंगे? कांस्टेंट। मतलब ये भी सीधी लाइन के रूप में रहेगी और केओ भी सीधी लाइन के रूप में। लेकिन चौथा पॉइंट ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज आल्सो कांस्टेंट। चौथा पॉइंट क्या करा है? यूज ऑफ मोर और मोर ए डेब्ट। आप अगर डेब्ट का इस्तेमाल बढ़ाओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेब्ट काम में लेओगे, इंक्रीज द रिस्क ऑफ शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ जाएगी। एंड 10 और ऐसी दशा में डेब्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेब्ट तो उतने ही रहेंगे कॉस्ट, लेकिन ये कह रहा है शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा फर्म को, और इसलिए इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की कॉस्ट इसमें बढ़ती जाएगी। इनमें इक्विटी सेम नहीं रहेगा। के ई जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो वो क्या होगा? इसमें विल इंक्रीज विथ द अमाउंट ऑफ डेब्ट। ज्यादा डेब्ट काम में लेओगे तो इसमें रिस्क ज्यादा मानी जाएगी, और ज्यादा मानी जाएगी तो केई बढ़ेगा। केटी और केओ तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। और केई इसमें ये माना जाएगा कि ज्यादा इक्विटी काम में लेओगे तो केई क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
और देयर इज नो टैक्स। पांचवा छठवां क्या माना गया है? देयर इज नो टैक्स, कि कोई टैक्स नहीं होगा, देयर इज नो टैक्स। और सातवां ये भी लिख सकते हैं कि केवल दो ही सोर्स होते हैं, टू सोर्स। फंड के आपके पास दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से? कोई डेब्ट एंड इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी दो ही सोर्स होंगे। देखो पहले डायग्राम को देखो, ये चीजें क्या डायग्राम से ज्यादा दिमाग में घुसती है अजम्पशन के बजाय, ध्यान देना। नीचे क्या काम मिलेंगे हम? इधर क्या काम मिलेंगे? कॉस्ट ऑफ 5OX। ध्यान से सुनो, इसमें यह माना जाता है कि आप पहली बात दिमाग में ध्यान से सुनो, KO क्यों नहीं KE, पहले इक्विटी की कॉस्ट। पीछे वाले में पैरेलल लाइन थी ना सीधी, कि आपको मैंने कहा था कि हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डेब्ट चाहे जितना काम में लो, डेब्ट और इक्विटी का मिक्स कुछ भी रखो, KE फिक्स रहती थी, उसमें ये माना जाता था फाइनेंशियल रिस्क का कोई असर नहीं पड़ता। अब ये मानेंगे कि अगर बिजनेस में डेब्ट बढ़ाएंगे तो रियलिटी क्या है? डेब्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टरों को डर लग रहा है, इन्वेस्टर सोचते हैं इस कंपनी में तो डेब्ट फाइनेंस हो रखा है। ज्यादा बढ़ाओगे डेब्ट तो इन्वेस्टर लोग कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क से डरेंगे, उनको लगेगा इस कंपनी में तो डिबेंचर का इंटरेस्ट ज्यादा है, और ज्यादा है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे। ये होगी केई की लाइन। केई की लाइन इसमें क्या होगी? ग्रो करती हुई होगी। मैंने लिखा होगा इधर देखो, केई विल इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ डेब्ट। ये डेब्ट कम कहां मिलेंगे? तो नीचे। डेब्ट बढ़ाते जाएंगे तो केई की लाइन क्या होती जा रही है? ऊपर होती जा रही है। थोड़ी और ट्रेडिंग कर सकते हो चाहे आपको ठीक ठाक लग रही है। दूसरी इसके बाद में केडी, डिबेंचर होल्डर पे कोई असर नहीं पड़ता, डिबेंचर होल्डर की कॉस्ट उतनी है, वो कह रहे हैं कि डिबेंचर कितने भी जारी करो हमें तो इतना ब्याज चाहिए। मतलब बैंक वाले जो हमें उधार देते हैं, आप डिबेंचर होल्डर हो तो आप उधार देते हो, आपको ज्यादा डिबेंचर हो चाहे कम जारी करनी हो, कंपनी आपकी कॉस्ट क्या है? फिक्स है। आप कह रहे हो सर हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कॉस्ट तो उतनी रहेगी, 10% है तो 10, ये 12 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचते 16 हो गए। अब एक लाइन ऊपर जा रही हो, एक लाइन पैरेलल हो, तो उनका एवरेज निकाले तो क्या होता होगा? सोचो, एवरेज अगर निकाले तो एक लाइन ऊपर बढ़े, एक लाइन अगर नीचे बराबर रहे पैरेलल, मतलब एक चीज महंगी होती जा रही है, एक चीज तो क्या होती जा रही है? इक्विटी तो महंगी, डेब्ट बढ़ाएंगे तो। अगर आप कह रहे हो कि सर हम डेब्ट बढ़ाएंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि हमारे को भी रेट बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेब्ट बढ़ाओगे, इक्विटी कम करते जाओगे तो डेब्ट से रिस्क तो बढ़ी नहीं है हमारी, तो हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, हमें ज्यादा देना, तो वो तो महंगे से और महंगे हो जाएंगे। डिबेंचर की कॉस्ट उतनी की उतनी रहेगी, ये महंगी नहीं है ना। तो एक चीज महंगी से और महंगी होती जा रही है, उसकी अमाउंट आप कम करते जा रहे हो। एक चीज सस्ती है, उसकी चीज बढ़ाते जा रहे हो। तो सस्ती चीज बढ़ाओगे तो सस्ते में तो बचा रहे हो, सस्ती चीज को बढ़ा रहे हो तो सस्ते में तो आपको बचत होगी कुछ, लेकिन महंगी वाली चीज जो है ना उसको कम तो कर रहे हो, लेकिन कम करने पे उसकी लागत और बढ़ रही है ना वो लागत। तो जितना आप सस्ते में बचा रहे हो ना, इस अजम्पशन में ये माना जाता है जितना बचाओगे उतना आपका उधर दूसरी साइड में नुकसान हो जाए। मतलब जितना आप सस्ती वाली चीज की बढ़ाते जा रहे हो अमाउंट, किसकी अमाउंट बढ़ा रहे हो? डिबेंचर, तो कुछ कुछ बचत बढ़ती जा रही है। दूसरी साइड में आप इक्विटी को कम करते जा रहे हो, तो भी कुछ तो इक्विटी रखनी पड़ेगी, तो जितनी इसमें बचत हुई उतना ब्याज का उधर क्या हो गया? डिविडेंड का नुकसान, वो ज्यादा मांग करेंगी। तो इन दोनों का बैलेंस बन गया, मतलब डेब्ट में बचत हुई, इक्विटी में घाटा हो गया, दोनों का जितना बचत उतना ही घाटा। और इसलिए इसमें केओ की लाइन क्या मानी जाती है? सीधा ऊपर से मैच करती है, यहां से पैरेलल है। ये केओ की लाइन क्या हो जाएगी? इसमें सीधी लाइन बन जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर क्या सोचेंगे कि सर जितनी आपकी इधर आपके डिविजन पे बचत हुई डिवेंचर में, उतनी हमारे इक्विटी में क्या हो जाएगा? घाटा। इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा मांग करेंगे, दूसरी तरफ डिवेंचर बढ़ाएंगे तो उनकी ओवरऑल कॉस्ट दोनों की इसमें क्या आ जाएगी? सीधी लाइन आ जाएगी। इसमें सीधी लाइन बना लो केओ की। इसको सीधी और कर देता हूँ, कितनी क्या थोड़ी सी इसकी साल बढ़ा देता हूँ,
इसको सीधा बना देते हैं क्या, समझे क्या कुछ बात? दिमाग में वापस डायग्राम को एक दिमाग में अलग रखो और थ्योरी को समझने के लिए अब आपको देखो बात क्या है इसके अंदर सुनना। कुल मिला के सारांश इसका ये निकलता है इस अप्रोच का कि डिबेंचर होल्डर जो होते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं इसमें कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिबेंचर क्रम में कम लो चाहे ज्यादा काम लो, हमारी फिक्स कॉस्ट है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि सुन लो, अगर डिबेंचर बढ़ाओगे तो हम ज्यादा मांग करेंगे, डिबेंचर बढ़ा दोगे हमें कम करोगे तो हमारी फर्म के ऊपर रिस्क बढ़ जाएगी, इनको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, रिस्क बढ़ गई फाइनेंशियल तो हमारी कॉस्ट बढ़ा देना, ये बढ़ा रहे। फिर हम कह रहे हैं कि दोनों की मिला के लागत क्या है। अब एक जने का तो हम बढ़ा रहे हैं, जैसे घर में 2 बेटे, एक जना उसका पॉकेट मनी कम हो रहा है, हमारा खर्चा बच रहा है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बढ़ा रहा है अपना खर्चा, तो फर्म पे तो टोटल खर्चा तो उतना ही पड़ जाएगा, जितना उससे बचा है उतना दूसरे पे खर्च ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या रह जाएगी इसमें, पैरेलल। अब ये सोचो अजम्पशन सारी इस पे लागू हो गई कि नहीं होगी। पहला, इन्वेस्टर सी एज ए बॉन्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ये तो एक थ्योरेटिकल बात है। के ओ इसमें कांस्टेंट रहती है, ये कांस्टेंट आई कि नहीं आई, के ओ इन दोनों का एवरेज कांस्टेंट आया कि नहीं आया, केटी कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती है, के इसमें इंक्रीज होती है कि नहीं होती है, ये तीनों असम्पशन मानी हमने। देयर इज नो टैक्स, ये कॉमन है सब में, और 2 ही सोर्स होते हैं डेब्ट और इक्विटी, तो ये 5-6 बातें लागू हो। बना लिया डायग्राम। अब देखो इसके अंदर प्रैक्टिकली फार्मूले क्या काम में आते हैं वो आप देखिए। प्रॉब्लम इसमें फार्मूलों को लेके है, प्रॉब्लम इसमें सारी फार्मूलों को लेके है, ध्यान दीजिए। आप लोगों को उसमें फार्मूले कौन कौन से लगाने पड़े थे, 3 फार्मूले आपको ध्यान है क्या। सबसे पहले एस का क्या फार्मूला था, उसमें आपने लगाया था एस का, एस इक्वल टू ईबीटी या एनआई बोल दो अपॉन के। दूसरा उसके बाद में क्या लगाया था आपने, दूसरा फार्मूला v इक्वल टू एस प्लस डी, यानी v आपने एस प्लस डी करके निकाला था, और तीसरा फार्मूला आपने के ओ ओवरऑल कॉस्ट का आपने कैसे निकाल लिया था, ओवरऑल कॉस्ट का। हाँ, तो अब इसमें फार्मूले जो होंगे ना, उसी से 2 फार्मूले इसमें के का जैसे एक तो निकालना होगा आपको, जानो तो वहां एस का फार्मूला क्या बनता था, एस का फार्मूला बनता था ईबीटी या ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा के ईबीटी अपॉन के, है ना। इस अप्रोच में आपको केईटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि केई तो इंक्रीज होती जा रही है ना बार बार, तो केई नहीं दी रहेगी। पहले वाले में केओ नहीं दिया हुआ रहता था, वो गिरता हुआ रहता था, अब की बार केओ तो दे देगा आपको, क्या नहीं देगा, केई, तो केई को तो इधर ले आओ और एस को इधर ले आओ, ऐसे आ जाएगा फार्मूला उल्टा, क्या केई बाहर आ गया और एस नीचे चला गया, तो फार्मूला वो पहले वाले से ही चेंज होकर केई बन जाएगा। आपको हर सवाल में केई पूछेगा, और केई के लिए ईबीटी तो आपको निकालना है, ईपीआईटी में से इंटरेस्ट घटा देना, और एस दिया हुआ रहेगा, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, केई इक्वल टू ईबीटी अपॉन एस। ध्यान से सुन लो, इसमें और पीछे वाले अप्रोच में कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि ये फार्मूले अपने को याद नहीं रहता, इसमें कौन सा था पीछे वाले में, पीछे वाले में स्टार्ट होता था, ध्यान हो तो एस वी, और लास्ट में क्या निकलता था ओ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उनको, एस वी ओ, एस फॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, याद है पिछले में एस निकालते थे ईबीआईटी ईबीटी अपॉन के, फिर क्या निकालते थे वी, वी कैसे निकालते थे, वी वैल्यू ऑफ फर्म, एस प्लस टी, एस प्लस टी करते थे, और तीसरा क्या निकालते थे ओ ओवरऑल कॉस्ट, के ओ कैसे निकालते थे, जानो तो ईबीआईटी अपॉन वी इनटू एसवीओ का। इसमें चलेगा ई, पहले ई निकालेंगे, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैसे ईबीटी अपॉन एस, उसी से बन गया फार्मूला पीछे वाले से, उसमें एस बराबर ईबीटी अपॉन के था, और इसी से बन गया के का। दूसरा निकालेंगे इसमें वी, ई और वी दो ही चीज निकालते हैं इसमें, वी कैसे निकालेंगे, आपको याद हो तो पिछले के अंदर केओ का फार्मूला क्या होता था, लास्ट में ओवरऑल कॉस्ट निकालते थे ईपीआईटी अपॉन वी इनटू 100 हो जाता था। अब यहाँ पे वी को तो इधर ले आओ, और केओ दिया हुआ रहेगा आपको सवाल में, तो केओ इधर ले आओ, ये फार्मूला लगता है ईपीआईटी अपॉन केओ। फार्मूले पीछे वाली अप्रोच से बने हुए दोनों, लेकिन ये दोनों फार्मूले आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। दोनों फार्मूले लिख लेना आप लोग, तो ये इसमें
आपको पूछेगा क्या क्या चीज, पिछले सवाल में क्या पूछता था याद हो तो क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ फ्रॉम, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फ्रॉम, या ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एस। तीन चीजें पूछता था, एस वी ओ। एस का मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, वी का मतलब वैल्यू ऑफ फ्रॉम, और ओ का मतलब ओवरऑल कॉस्ट। इसमें क्या पूछेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फ्रॉम। लेकिन वैल्यू ऑफ फ्रॉम पीछे वाले की तरह एस प्लस डी करके नहीं निकलेगा, एस प्लस डी करके नहीं निकलेगा। इसमें कैसे निकलेगा, बी, एक आप केओ का फार्मूला लगाते थे पीछे वाले में, केओ इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन बी, उसी से बी का बन जाएगा ईबीआईटी अपॉन केओ। अब कैसे पहचानेंगे कि ये इस अप्रोच का सवाल है। पिछली अप्रोच में तो केई दिया हुआ रहता था, इसमें केई पूछे, ध्यान रहेगा ना भाई। एक चीज इसमें और एक्स्ट्रा दी भी रहेगी, जैसे केटी तो पिछले में भी दिया हुआ रहता था, इसमें भी केटी डिवेंचर की कॉस्ट दी भी रहेगी ब्याज की दर। केटी के अलावा पिछले में केई दिया हुआ रहता था, इसमें केई तो निकालना है, केई की जगह क्या दे देगा अगला, के ओ दे देगा। ओवरऑल कॉस्ट दी भी रहेगी, फ्रॉम की ओवरऑल कॉस्ट दी भी रहेगी। पिछले में ओवरऑल निकालनी होती थी, केओ दी भी क्या रहती थी, केडी और केई, केडी और केई दी भी रहती थी। इसमें केडी और के ओ दिया हुआ रहेगा, केई पूछेगा, केडी और के ओ दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, केटी और केओ कांस्टेंट रहते हैं, ये दोनों दिए हुए रहेंगे। पीछे वाले में दो कांस्टेंट रहते थे, केटी और केई, वो दिए हुए रहते हैं। इसमें फार्मूला, इसमें एक सवाल लिखो आप लोग, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख, नेट ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख। दिखते एकदम छोटे छोटे हैं, आपको फार्मूले चैप्टर याद बहुत मुश्किल से होंगे। यही एटम है, प्योर एटम यही चल रही है। इसके अंदर आप वापस देखना, और कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जब चारों अप्रोच पूरी हो जाएगा। ईपीआईटी या नेट ऑपरेटिंग इनकम एक ही बात है, 5 लाख। कॉस्ट ऑफ डेट 10%, कॉस्ट ऑफ डेट 10%। टोटल डेट कितना है फ्रॉम के पास, टोटल डेट 15 लाख, टोटल डेट 15 लाख। टोटल डेट 15 लाख। ओवरऑल कॉस्ट 15%, ओवरऑल कॉस्ट 15%। कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ फ्रॉम, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ फ्रॉम एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ फ्रॉम एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ लेना, केई समझ आना, पहली अप्रोच का नहीं है, पहली में तो दी भी रहती है केई केडी, पहले में तो ओवरऑल कॉस्ट आपको पूछता था, केओ तो पूछता था, इसमें केओ दे रखा आपको बताऊंगा। देखो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ आप लोग सवाल में पढ़ो, देखिए एक बार। पहले स्टार्ट में क्या देखा है, ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी 5 लाख, और कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है केडी, केडी दे रखा है 10%, यानी डिबेंचर पे ब्याज। कितने डिबेंचर वैसे लिख देता हूं मैं, 10% डेट। टोटल डिबेंचर 15 लाख के हैं, डेट फ्रॉम का टोटल, और ओवरऑल कॉस्ट भी दे रखी है क्या, केओ कितनी दे रखी है, 15। अब आपको पूछा क्या है, ये पूछा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फ्रॉम। पहले क्या निकालना, जो सोचना है अवेलेबल है, ये मत लगाना ऊपर वाला फार्मूला, लिखने में तो ये लिखा जाता है पहले, लेकिन इसमें एस चाहिएगा, एस नहीं होता आपको दिया हुआ, वैल्यू ऑफ इक्विटी जनरली नहीं दी होती। नीचे वाला आराम से लगा सकते हो आप। पहले देखो, वैल्यू ऑफ फ्रॉम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है इसमें, 5 लाख, अपॉन के कितना है, थोड़ी केओ लिखा था, भूल से लिख दिया, केओ, केओ कितना है 15%, यानी 0.15, 5 लाख बट्टा 0.15, वी फार्मूला होता है वी का ईबीआईटी अपॉन केओ इस अप्रोच में, तो 5 लाख बट्टा 0.15, 18 लाख, क्या रहा है, सवाल को ठीक पाने के देखते हैं।
अच्छा 33,33,333 सही लिखा, 33,33,333 ये आ गया होगा, ये है क्या? सुनो अभी ध्यान दो, सवाल में इस पे ध्यान दो, पहले लिखने पे ज्यादा दूर आपको। देखो V आ गया, अब ऊपर वाले फार्मूले को लगाने के लिए ईबीटी तो पता कर लोगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा के, ये एस कैसे पता करेंगे बताओ। इसके लिए ये विद्वान है ना, इसने पहले एक अप्रोच और दे रखी है एनआई, उसका एक फार्मूला उधार ले आओ इधर, इस अप्रोच का नहीं है लेकिन पिछली अप्रोच में ये V जो आपने इसमें तो इस फार्मूले से निकाली है ना, V ईबीआईटी अपॉन क्यू निकाल ली, इसी V का इसने पिछली अप्रोच में क्या फार्मूला दिया था, S प्लस डी, इसी V का तो एक फार्मूला ये है यहाँ इस अप्रोच में, तो और पिछली अप्रोच में ये था, तो V कितनी आ चुकी, 33,33,333, एस हमें पता नहीं है, डी डेप्थ कितना है 15 लाख, एस कितना आ जाएगा 18,33,333। आगे ये अब एस आ गया तो ऊपर वाला के भी निकाल लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सुनो कैसे निकालेंगे, ईबीटी अपॉन ये एस, ईबीटी इसके लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको 5 लाख दिया हुआ ना, इसमें से आई कम कर दो तो ईबीटी बच जाएगा, आई कितना हो जाएगा 15 लाख के डिबेंचर है 10% रेट वाले, तो कितने का ब्याज हो गया 1.5 लाख का, बट्टा में एस का भाग दे दो 18,33,333 इंटू 100 भी लगा दिया तो इसमें, ताकि परसेंटेज में आ जाए, ये की आ जाएगी परसेंटेज 20.0, ये आ गई के। फार्मूले इस तरीके से लगेंगे, फार्मूले 3 लगाने होते हैं लेकिन वो वी का ही दूसरा फार्मूला लगाना होता है, फिर तीसरा आ जाता है के। एक सवाल आप लिखो, देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट 12% है, वेटेड एवरेज कॉस्ट हम लोग क्या दी हुई है केओ, केओ 12% है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 10%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 10%, टोटल डेब्ट 40,000, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम ये क्या होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम एपीआई 30,000 है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ये कोई काम में नहीं आती, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर अलग ही फालतू में दिया है, 2 लाख है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म according to NOI approach, according to NOI approach। देखिए
कितनी आई? ऑनलाइन वैल्यू फ्रॉम डायलॉग आ रही है क्या? देखो, और ओवरऑल कॉस्ट एलकेई 12.38। अगर इसी सवाल में डेप्ट 1 लाख रुपए का होता तो क्या होता? चेंज करके करो, वैल्यू ऑफ डेप्ट यानी लोन 1 लाख रुपए का हो तो वापस निकालो। अगर डेप्ट जो है या डिबेंचर मान लो 1 लाख रुपए के हो तो आंसर पे क्या असर पड़ेगा? वैल्यू ऑफ डेप्ट 1 लाख। और फर्म की वैल्यू डायलॉग ही आई ना। हाँ, इसमें फर्म की वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है नॉई अप्रोच में। ये तो था कि डेप्ट ज्यादा करो कम करो फर्म की वैल्यू उतनी रहती, कई जरूर बढ़ जाती है, कई की लाइन ऊपर जाती जाती है, कई पहले से बढ़ी भी आएगी और फर्म की वैल्यू उतनी रहेगी। आ रहा है क्या ऑनलाइन में? किसी को आंसर हैंड रेज कर देना जिसके आंसर आया हो। पहले वाले में 12.38 और अगर 1 लाख फर्म की वैल्यू हो तो 13 पॉइंट समथिंग और फर्म की वैल्यू टोटल 2.5 लाख ही रहेगी। उनको वापस रिकॉर्डिंग को देखना, अच्छे से करना, तब जाकर के टॉपिक क्लियर होंगे दोनों। और टेस्ट अभी पेपर ऑफलाइन आप लोग जो आए ऑफलाइन दे दो, ऑनलाइन अब जो नहीं आए वो लोग ऑनलाइन दे देना। उस रूम में बैठ जाना पास में।